नमस्कार दोस्तों, एन ए एम ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक केस मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस कलुआ राम व अदर्स का केस है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस के बारे में। इस केस में जो पक्षकार हैं मध्य प्रदेश राज्य, जो कि प्रतिवादी है या अपीलार्थी है, और कलुआ राम व अन्य जो वादी हैं और उत्तरार्थी हैं। इस केस का जो संदर्भ है AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1105 है। जो इस केस का विषय है, इस जो केस में मैं विषय मैंने लिखा है उसको थोड़े से बहुत अच्छे से लिखा है, एक्सप्लेन करके लिखा है। अगर आप चाहें तो इस केस का विषय केवल इतना लिख सकते हैं कि यह बात भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 141 से संबंधित है। इसमें आप केवल इतना लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है उसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। अगर समझ में आया तो आप लिख लीजिएगा, जिससे केस थोड़ी सी बड़ा हो जाता है और पेपर में लिखने में अच्छा मज़ा आता है। तो इस केस का जो विषय है, यह बात भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 141 से संबंधित है, जिसमें उपबंधित है कि धारा 141 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोल रहा है कि जिसमें उपबंधित है कि प्रतिभू ऐसी प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ उठाने का हकदार है जो कि प्रतिभू के संविदा के समय की जाती है तथा जो ऋणदाता को मूल ऋण के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि जैसे प्रतिभू, आप तो समझ ही रहे होंगे, प्रतिभू गारंटर कहलाता है। मान लो कोई व्यक्ति जो ऋण देता है और कोई व्यक्ति ऋण लेता है, तो जो व्यक्ति ऋण लेता है वह जमानत के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि भैया ये मेरी जमानत ले रहा है, कि यह व्यक्ति मेरी जमानत ले रहा है और यदि मैं पैसा नहीं लौटाता हूँ तो यह पैसा लौटाएगा कि मेरे प्रति जो भी मतलब वो कार्रवाई वो करेगा। तो प्रतिभू उसे कहते हैं इसमें। और ऋणदाता जो होता है, जो ऋण को देता है वो ऋणदाता कहलाता है, और जो व्यक्ति ऋण लेता है वो मूल ऋणी कहलाता है। तो इसमें बोला गया है कि जिसमें उपबंधित है कि प्रतिभू ऐसी प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ, प्रतिभूति क्या कहलाती है? जो कि रखी जाती है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ उठाने का हकदार है जो कि प्रतिभू के संविदा के समय की जाती है तथा जो ऋणदाता के मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होती है। मतलब अगर जो प्रतिभू होता है, जो मतलब गारंटर होता है, वह ऐसी कोई प्रतिभूति, जैसे जब कोई ऋण लेता है तो उसके समय प्रतिभूति रखता है, उस प्रतिभूति का लाभ उठाने का हकदार होता है। और बोला गया कि यदि ऋणदाता की लापरवाही से, ऋणदाता कौन है? जो पैसा दिया है। यदि ऋणदाता की लापरवाही से ऐसी प्रतिभूति खो जाती है या नष्ट हो जाती है या प्रतिभू की सहमति के बगैर छोड़ दी जाती है, तो प्रतिभू ऐसी प्रतिभूति के संबंध में अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसमें यह बोला गया कि यदि ऋणदाता, जैसे कोई मान लो ऋण दिया है, वह ऋणदाता कहलाएगा। ऋणदाता की लापरवाही कारण क्या होगा, को जो प्रतिभूति रखी गई थी वो प्रतिभूति खो गई है या कि नष्ट हो गई है, तो उस स्थिति में क्या होता है, नष्ट हो गई है या कि फिर उसके बिना सहमति के, बिना प्रतिभू को बताए हुए उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिभू होता है, प्रतिभू वाला जो गारंटर होता है, वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इसमें ऐसा बोला गया है। और अब आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो केवल सब्जेक्ट में आप यह लिख सकते हैं कि यह बात भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 141 संबंधित है। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया है। अगर चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बाद के तथ्य में बोला गया है कि 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई 1954 की। सन 20 जुलाई 1954 को मंडलीय वन अधिकारी द्वारा गिरे हुए पेड़ का विक्रय नीलामी द्वारा किया गया था। क्या हुआ था कि जो मंडलीय वन अधिकारी था, वह हवा वगैरह पेड़ गिर जाते हैं तो उसका विक्रय नीलामी द्वारा किए थे। तो जगत राम द्वारा, दूसरा क्या है, जगत राम द्वारा 12,100 रुपये की अधिकतम बोली लगाई गई थी, जिसके कारण विक्रय का आदेश उसके पक्ष पारित हो गया था। इसमें जो एक बंदा जगत राम है, जगत राम
ने क्या किया था कि इसमें सबसे ज़्यादा बोझ लगाई, जिसके कारण उसका आदेश विक्रय का जो आदेश था इसके पक्ष में जारी कर दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जगत राम को विक्रय की धनराशि 4 किस्तों में अदा करनी थी, जिसके लिए जगत राम द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के हक में एक संविदा विलेख निष्पादित किया। क्या हुआ कि जब उसने किया तो मतलब उस विक्रय अभिलेख तो उसके पक्ष में पारित हो गया, जगत राम के पक्ष में। अब क्या करना था कि किस्त में देना था पैसा, पूरे कष्ट पैसा देना नहीं था, तो 4 किस्त में पैसा देना था। और 4 किस्त में जब पैसा देना था तो क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया भाई, क्योंकि गवर्नमेंट तो मानती नहीं ऐसे, गवर्नमेंट का काम था, तो कॉन्ट्रैक्ट राज्यपाल के मतलब हक में किया गया था, निष्पादित किया गया था कि वह पैसा वापस कर देगा, ठीक है ना, पैसा दे देगा 4 किस्त में। चौथा नंबर क्या था कि नाथूराम और कलुआराम को जमानत के रूप में जमानती बॉन्ड निष्पादित किया गया था। इसमें अब एंट्री होती कलुआराम की। कलुआराम कौन था, प्रतिभू था, प्रतिभू बोले तो गारंटर, मतलब इसमें जो मूल ऋणी था जगत राम था, और जो गवर्नमेंट थी वो ऋणदाता थी कुल मिला के इसमें। और जो गारंटर के रूप में प्रतिभू के रूप में था वह था नाथूराम और कलुआराम। तो कलुआराम जमानत के रूप में अपनी जमानती बॉन्ड को निष्पादित किया था। 5वां नंबर क्या हुआ, जगत राम द्वारा एक किस्त अदा करने के बाद, जगत राम पहली किस्त तो अदा कर दी, उसके बाद क्या हुआ था कि जगत राम द्वारा एक किस्त अदा करने के पश्चात बाद समस्त पेड़ों की डिलीवरी ले ली गई तथा उसके द्वारा शेष किस्तों को अदा नहीं किया गया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व बकाया की वसूली के लिए कलुआराम के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई। बात तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या हुआ था कि जगत राम ने एक किस्त दिया था और उसके बाद पूरी जो पेड़ों की जो डिलीवरी थी उसको पूरा ले लिया था। और जब भाई पूरा माल ले लिया है उसके बाद वो पैसा गवर्नमेंट का माल था, तो सोचा पैसा नहीं दूँ, तो उसने पैसा नहीं दिया। दूसरी तीसरी चौथी किस्त उसने पिटने की, जिसके कारण क्या था कि अब मध्य प्रदेश शासन क्या करे, मध्य प्रदेश शासन राजस्व वसूली के लिए, पैसा वसूल करने के लिए क्या किया, जो गारंटर था प्रतिभू था उसके बिहाफ में केस कर दे, कार्रवाई मतलब विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी कलुआराम के विरुद्ध। और इसमें चौथा पॉइंट में ना, हाँ तो छठवां पॉइंट, इसमें छठवां पॉइंट क्या बना था कि सक्षम न्यायालय के समक्ष जब कलुआराम के ऊपर केस हो गया था, सक्षम न्यायालय से मतलब है कि विचारण न्यायालय, सक्षम न्यायालय के समक्ष कलुआराम, अब जब कलुआराम के ऊपर कार्रवाई हो गई तो कलुआराम ने अपना तथ्य रखा भाई। सक्षम न्यायालय के समक्ष कलुआराम द्वारा एक घोषणात्मक वाद पेश किया गया, जिसमें उसने सरकार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया। कलुआराम अपना एक घोषणा पत्र पेश किया जिसमें बोला कि न्यायालय से प्रार्थना की गई कि जो सरकार ने उसकी कार्रवाई करने की कोशिश की है उसको निषेधाज्ञा बोले तो उस पर रोक लगा दी जाए, कार्रवाई ना की जाए मुझ पर। 6वां नंबर, और मतलब इसमें तर्क दिया 7वां नंबर पे क्या दिया कि कलुआराम ने यह आरोप लगाया कि जगत राम पर बकाया धनराशि के लिए वन अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र उसके विरुद्ध पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन अधिकारी द्वारा जगत राम को शेष धनराशि अदा करने के लिए समय दिया गया था, शेष धनराशि जमा करने के लिए समय दिया गया था, जिससे उसकी सम्मति नहीं ली गई थी। और इससे स्पष्ट होता है कि वन अधिकारी द्वारा जमानती को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया। इसमें कलुआराम ने बहुत अच्छा तर्क पकड़ा है और उसने बताया क्या, कलुआराम के द्वारा बहुत अच्छा तर्क दिया गया था। कलुआराम ने यह आरोप लगाया कि जो जगत राम पर बकाया धनराशि के लिए वन अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र उसके विरुद्ध पेश नहीं किया गया, ठीक। अच्छा, कलुआराम ने बोला कि जो जगत राम की बकाया राशि है उसको वसूली का प्रमाण पत्र कलुआराम को नहीं पेश किया जाना चाहिए, कलुआराम को पेश नहीं किया सकता, ठीक है ना, क्योंकि वन अधिकारी द्वारा जगत राम को शेष धनराशि अदा करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये वनाधिकारी थे, जब ये पैसा नहीं दिया था, एक किस्त देने के बाद माल तो उठा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वनाधिकारी द्वारा इनके साथ क्या किया, जगत राम को क्या बोला गया था कि आप कुछ दिन समय ले लीजिए, उसके बाद आप पैसा दे दीजिएगा। आप जब मतलब कुछ दिन, 1 महीने बाद इस पैसा नहीं दिया तो बोला 1 महीने बाद पैसा दो, 2 महीने बाद पैसा दो, ऐसा मतलब उसने टाइम दे दिया था। तो कलुआराम ने एक तर्क दिया कि
वनाधिकारी द्वारा जगत राम को शेष धनराशि अदा करने के लिए समय दिया गया था, जिससे उसकी जिसमें प्रतिभू गारंटर जो था कलुआराम, उसकी सहमति नहीं ली गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि वनाधिकारी द्वारा जमानती को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। और धारा 141 क्या बोलता है कि यदि उससे प्रतिभू से अगर सम्मति नहीं, धारा 139 बोलता है, धारा इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया। धारा 139 बोलता है यदि प्रतिभू की सम्मति के बिना कोई, 141 शायद बोलता है, कोई यदि परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिभू की सम्मति के बिना यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ऐसा बोला 141 में बात किया गया, वो मैंने सब्जेक्ट में समझाया था। हाँ, और इसमें 8वां तत्व क्या है, 8वां नंबर, यह भी कहा कि वन अधिकारियों ने बकाया राशि के संबंध में बकाया राशि के संबंध में पेड़ को जब्त नहीं किया, बल्कि उसे जगत राम को ले जाने दिया। ऐसी स्थिति में वन अधिकारियों का कर्तव्य का दायित्व था, मतलब वन अधिकारियों का कर्तव्य व दायित्व था कि जैसे ही दूसरी किस्त बकाया थी, पेड़ को डिलीवरी होने से पहले बकाया राशि वसूल कर लेनी चाहिए था। किंतु वन अधिकारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि पेड़ उठाने पर विरोध भी नहीं किया। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि कलुआराम द्वारा कि जब एक किस्त देने के बाद पेड़ उठा रहा था तो दूसरी पूरा पेड़ नहीं उठाने देना चाहिए था, दूसरी किस्त अदा करने के लिए बोलना चाहिए था। और उस समय जो मध्य प्रदेश के वन मंडल के अधिकारी थे और उनका यह कर्तव्य बनता था, दायित्व भी बनता था कि मतलब वह दूसरी किस्त ले लेते उससे, उसके बाद पेड़ उठाने देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, उसको पूरा पेड़ उठाने दिया गया था, पूरी पेड़ की डिलीवरी कर दी गई थी और पैसा पूरा प्राप्त नहीं किया गया था, वसूल नहीं किया गया था। ठीक है, और ऐसा कुछ वन अधिकारी के द्वारा किया नहीं गया था। वन अधिकारियों के व्यवहार, तो इसमें और आगे बोला कि वन अधिकारियों के व्यवहार से स्पष्ट है कि संविदा की शर्तों में बिना जमानती के सहमति से फेरबदल किया गया है। वह स्थिति किया गया था। इस स्थिति में जमानती स्वतः ही अपने दायित्व से मुक्त है। इसमें इसने बोला कि संविदा की जो शर्त थी उसमें वो टाइम देकर तो पहले ही वो कर ही दिए, मतलब जब बिना प्रतिभू के सम्मति को उसमें क्या टाइम दे दिया था। इसलिए बिना वन अधिकारी द्वारा व्यवहार से स्पष्ट है कि संविदा की शर्तों में बिना जमानती, बिना प्रतिभू के सहमति के फेरबदल किया गया था। अतः इस स्थिति में जमानती स्वतः अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। विचारण न्यायालय के समक्ष जब केस गया, ये विचारण न्यायालय के समक्ष ही इसने घोषणा में ये पूरा मैटर लिखा था। ठीक है, तो विचारण न्यायालय के समक्ष जब इसने अपना विचार रखा था, विचारण न्यायालय ने कलुआराम द्वारा प्रस्तुत बात को डिग्री कर दिया। जब इसने रखा एक पूरा मैटर बताया तो क्या था, विचारण न्यायालय ने इस बात को डिग्री कर दिया था तथा यह निर्धारित किया कि वन अधिकारियों द्वारा स्वयं ही संविदा की शर्तों को भंग किया गया है। जगत राम द्वारा द्वितीय किस्त बकाया होने पर भी वन अधिकारियों ने पेड़ों को ले जाने से न तो रोका और न ही जब्त किया। अतः इस स्थिति में जमानती की जमानत स्वतः ही समाप्त हो जाती है तथा वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। वही चीज़ इसने भी बोल दिया जो कलुआराम ने बताया। कलुआराम ने जो तथ्य दिया वही तथ्य को क्या किया, रिपीट कर दिया विचारण न्यायालय द्वारा कि इसमें वन अधिकारियों की गलती थी, उसने उनको पेड़ को ले जाते समय दूसरी किस्त के बिना पेड़ को ले जाते समय रोकना चाहिए था और उनका कर्तव्य बनता था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वह जो प्रतिभू है अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। उसको ऊपर पता बाध्य नहीं किया सकता है, तो उसको पैसे देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। ठीक है, जब फिर उच्च न्यायालय के समक्ष क्या किया, तो विचारण न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया कि विचारण न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में केस किया, और उच्च न्यायालय में जब केस किया तो विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई एवं अपील को निरस्त कर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने क्या किया था कि सीधे केस को निरस्त कर दिया था, अपील को निरस्त कर दिया था और बोला कि जो विचारण न्यायालय ने बोला वही से बोला है, उसकी पुष्टि कर दी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जब फिर उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश शासन ने केस किया, उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित अधिनियम की धारा 139, 140, 144 को स्पष्ट किया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया इसने अपना अपील, तो उच्चतम न्यायालय ने धारा जो संबंधित अधिनियम है उसकी धारा 139, 140 और 141 जो कि प्रतिभू और ऋणदाता मूल ऋणी तीनों संबंधित है को एक्सप्लेन और स्पष्ट किया था, जो कि निम्न प्रकार से किया है। धारा 139 में यह प्रावधान है कि यदि लेनदार बोले तो
जो ऋण को देता है उसे लेनदार कहते हैं, और जो ऋण प्राप्त करता है उसे देनदार कहते हैं। मतलब उसका दायित्व बनता है इसलिए वो देनदार कहलाता है, और जिसको लेने का दायित्व बनता है वह लेनदार कहलाता है। ठीक है ना। तो लेनदार कौन कहलाया? ऋणदाता। यह प्रावधान 147 में यह प्रावधान है कि यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकार के असंगत है, जो प्रतिभू बोले तो गारंटर के अधिकार के असंगत है, या कोई ऐसा कार्य लोप करता है जिसका किया जाना प्रतिभू के प्रति उसके कर्तव्य से अपेक्षा करता हो, तथा मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अंतिम उपचार का ह्रास होता हो, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। धारा 139 में बहुत सिंपल बात कही गई है कि यदि कोई ऐसा जो ऋणदाता है कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकार के असंगत है, जैसे इसमें क्या कर दिया गया था कि उसको टाइम दे दिया गया था, ऋणदाता ने टाइम दिया था, तो उसके अधिकार की असंगत हो गई। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई ऋणदाता ऐसा कार्य करता है, लेनदार कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकार के असंगत है, तथा दूसरा शब्द में यह बोला, इसी बात को दूसरा शब्द बोला कि कोई ऐसा कार्य लोप करता है, जो कि कार्य लोप बोले तो मतलब काम का किया जाना जरूरी है लेकिन वह काम को नहीं करता है। कोई ऐसा कार्य करता है जिसका किया जाना प्रतिभू के प्रति उसके मतलब उसका कर्तव्य बनता है। कोई ऐसा कार्य लोप कर देता है जिसका मतलब जो कि प्रतिभू के लिए किया जाना आवश्यक होता है, लेकिन उसका क्या होता है? कार्य लोप कर देता है, वह कार्य को नहीं करता है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है यार, प्रतिभू के आवश्यक होता है, तो तब मूल ऋणी के विरुद्ध, मूल ऋणी कौन? जिसने ऋण दिया है, बोले तो यहाँ जगत राम, मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अंतिम उपचार का ह्रास होता है। तो जो इसमें बोला यह है कि जो उसका उपचार होता है, जो मूल ऋणी के विरुद्ध उसका उपचार मिलना चाहिए, उसका जो ह्रास हो जाता है प्रतिभू का, तो वह प्रतिभू इस स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। धारा 139 से समझाती है। अब उसके बाद धारा 140 को भी समझते हैं, क्योंकि तीनों को 139, 140 और 141 को एक्सप्लेन किया गया इसमें। तो धारा 140, जहाँ की प्रत्याभूति ऋण संदेह हो गया हो, संदेह का मतलब होता है विलम्ब, या नहीं दिया गया हो या लेट हो गया हो। ठीक है ना। जहाँ की प्रत्याभूति ऋण संदेह हो गया हो या प्रत्याभूति कर्तव्य करने में मूल ऋणी द्वारा कोई चूक हो गई हो, जैसे कि इसमें जगत राम द्वारा पैसा नहीं दिया गया था, ये चूक की गई थी। ठीक है, चूक की गई थी, चूक हो गई हो, तो प्रतिभू उन सब की देनगी करने पर, और जो गारंटर क्या दायित्व बनता है कि अगर मूल ऋण नहीं देगा तो क्या कौन देगा? गारंटर देगा। तो उन सब की देनगी मतलब वो सब पैसा वैसे दिए जाने के पश्चात जो मतलब प्रतिभू है वो उन सबको अगर पैसा दे देता है जिसके लिए वह दायित्वधीन है, जिसके लिए उसका दायित्व बनता है, तो उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता का मूल ऋणी के खिलाफ थे। अगर क्या होता है कि यदि मतलब जो प्रतिभू है वह ऋणदाता को मूल ऋणी के कर्तव्य ना करने पर जो उसका दायित्व है वो नहीं निभा पाता, उस स्थिति में यदि मूल प्रतिभू जो होता है वह पूरा अदा कर देता है, तो जो ऋणदाता का उसके प्रति प्रतिभू मूल ऋण के प्रति अधिकार होता है, वही अधिकार आ जाता है किसके ऊपर? प्रतिभू के ऊपर। मतलब प्रतिभू चाहे तो अब मूल ऋणी से पैसा वसूल करेगा, जो गारंटर होता है उसको अब ऋणदाता से कोई मतलब नहीं होता, ऋणदाता अपने काम से खत्म हो जाता है। ठीक है ना। और उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जो ऋणदाता का मूल ऋणी के खिलाफ होता है। ठीक है ना। और धारा 141, धारा 141 जिस संबंधित बात है मूल ऋणी की त्रुटि की स्थिति में, मूल ऋणी कौन? जिसने पैसा लिया है। मूल ऋणी की त्रुटि, अगर त्रुटि मतलब अपने कार्य से लोप करना, मूल ऋणी की त्रुटि की स्थिति में उसकी तरफ से दायित्व का निर्वहन करने के बाद प्रतिभू ऐसे प्रत्येक प्रत्याभूति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो ऋणदाता के पास मूल ऋणी के खिलाफ प्रत्याभूति की संहिता के समय प्राप्त होता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि प्रतिभू को ऐसी प्रत्याभूति का अस्तित्व का ज्ञान हो। इसका मतलब यह बोलना चाह रहा है कि मूल ऋणी की त्रुटि की स्थिति में यदि उसकी तरफ से दायित्व का निर्वहन करने के बाद
यदि प्रतिभू उसकी तरफ से दायित्व का निर्वहन, मतलब जो पैसा वगैरह देना था उस पैसा देने के पश्चात बाद प्रतिभू ऐसे प्रत्येक प्रतिभूति का लाभ प्राप्त करने का, जो प्रतिभूति रखी होती है उसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, जो ऋणदाता के पास मूल ऋण के खिलाफ प्रतिभूति की संविदा के समय प्राप्त होती है। जो संविदा करते समय जो मूल ऋण द्वारा ऋणदाता के पास रखी होती है, ठीक है ना। बोले तो इसमें जैसे वो लकड़ी ले गया था तो चाहता तो यूज कर सकता था, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह प्रतिभूति की संविदा के समय प्राप्त होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि प्रतिभू को ऐसी प्रतिभूति के अस्तित्व का ज्ञान हो, ठीक है ना। और आगे भी बोला गया था तथा यह भी कि ऋणदाता प्रतिभू के सहमति के बिना, ऋणदाता यदि प्रतिभू के सहमति के बिना कोई प्रतिभूति खो देता है या उसे छोड़ देता है या उसे नष्ट कर देता है, गुम जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति के जो तो मतलब इस स्थिति में क्या होता है, जो मूल ऋणी होता है, वो प्रतिभू होता है, और अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, सीधे सीधे शब्दों में। संविदा अधिनियम की धारा 139 का हवाला देते हुए कलगुआराम ने कहा, 139 में यह बोला गया कि उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है ना। संविदा अधिनियम की धारा 139 का हवाला देते हुए कलगुआराम द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि जगत राम से बकाया वसूली के लिए वन अधिकारियों ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। वह चाहता तो दूसरी किस्त के समय पैसा प्राप्त करता तथा न देने पर लकड़ी बेचकर वसूल करता, किंतु वन अधिकारियों ने अपने अधिकार का प्रयोग न करते हुए कार्यलोप किया है, जिसके कारण फिर निर्णय में क्या आया कि उच्चतम न्यायालय ने विचार न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। इसमें यहाँ पास जो संविदा अधिनियम की धारा 139 है, ये ऐसा आपको समझ आई हो या ना आई हो, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत संविदा अधिनियम की धारा 139 का हवाला देते हुए कलगुआराम द्वारा यह तर्क पेश किया गया था कि जगत राम से बकाया वसूली के लिए वन अधिकारियों ने, जगत राम कौन, जो लकड़ी प्राप्त किया था, जगत राम से बकाया वसूली के लिए वन अधिकारियों ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था। भाई अगर वो चाहते तो पैसा ले सकते, दूसरी किस्त के बाद ही लकड़ी बेच देते, या कि पैसा ना दे, दूसरी किस्त नहीं देते तो लकड़ी ही ना जाने देते और उसको बेच के पैसा प्राप्त कर लेते। यही बोला गया है, जिसको उन्होंने अपने कर्तव्य, मतलब जो अपने अधिकार थे, वन अधिकारियों का अधिकार था, उनको प्रयोग उसने नहीं किया था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि विचार न्यायालय ने पुष्टि कर दी और अपील को खारिज कर दिया था। अब प्रतिपादित विधि का सिद्धांत इसमें यह है कि अगर ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है, ऋणदाता जिसने ऋण दिया है, ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकार के असंगत हो, या कोई ऐसा कार्य लोप करता है जिसका करना प्रतिभू के अधिकार के लिए आवश्यक हो। मतलब कि यदि कोई ऋणदाता है और वह ऐसा कोई काम करता है जिससे प्रतिभू के अधिकार खराब होते हों, मतलब प्रतिभू का जो अधिकार है और वह काम नहीं करता है, ठीक है, तथा कोई ऐसा कार्य लोप करता है जिसका ऋणदाता के द्वारा किया जाना चाहिए था प्रतिभू के लिए, तो ऐसा नहीं करता है, तो ऋणदाता के ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप जो मूल ऋण के विरुद्ध प्राप्त प्रतिभू के अधिकार होते हैं, प्रतिभू के जो अधिकार होते हैं, मूल ऋण के विरुद्ध प्राप्त प्रतिभू के अधिकार में इसमें बोला गया है ऋणदाता के ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप, ऋणदाता के ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप मूल ऋण के विरुद्ध प्राप्त प्रतिभू के अधिकार में कमी आती है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। वही जो मैं पहले समझाया था वही चीज़ है। और चलिए इस तरह ये केस समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले केस में फिर से मिलते हैं।